नमस्कार। आज हम हिंदी का क्लास 12 हिंदी जो पूरक पुस्तक वितान है उसका पहला चैप्टर सिल्वर वेडिंग जो है इसको आज हम ले रहे हैं। इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने। आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। यानी कि जो ये सिल्वर वेडिंग जो कहानी ली गई है किसके द्वारा लिखी हुई आप जानते हैं, सभी ने नाम सुना होगा। सुप्रसिद्ध दूरदर्शन धारावाहिक लेखक मनोहर श्याम जोशी जी ने ये कहानी लिखी हुई है और इस कहानी के माध्यम से मानवीय मूल्यों के गिरते हुए स्तर, आज मानव मूल्य गिर रहे हैं, मानवीय भावनाओं का पतन हो रहा है, तो मानवीय मूल्यों के गिरते हुए स्तर, महानगरीय एकाकी जीवन, महानगरों में अकेले हम रह रहे, एकाकी जीवन और एक मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय, ना बहुत उच्च कोटि का ना बहुत निम्न कोटि का, अपना मीडियम, यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार की सुंदर झांकी प्रस्तुत करने की कोशिश इस कहानी सिल्वर वेडिंग के माध्यम से मनोहर श्याम जोशी जी ने पेश की है। इस कहानी में आप लोग सुनेंगे पढ़ेंगे कि लेखक दो पीढ़ियों के दृष्टिकोण में आए अंतर, कि पहले की पीढ़ी और आज के जमाने की पीढ़ी, दोनों पीढ़ियों में कितना अंतर हो चुका है, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनकी भावनाएं कितनी परिवर्तित हो गई हैं। तो दो पीढ़ियों के दृष्टिकोण में आए हुए अंतर को भी रेखांकित कर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करता है। कथा का मार्मिक अंश तब उद्घाटित होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव, उसका आखिरी वक्त जब आता है, स्वयं को कितना अकेला महसूस करता है कि जब वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, अब उसके भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से इंसान चलते हैं। तो ऐसा कुछ सामंजस्य बिठाने की कोशिश मनोहर श्याम जोशी जी ने इस कहानी में जो सिल्वर वेडिंग है की हुई है। तो आपको ध्यान से ये पाठ सुनना है। जब सेक्शन ऑफिसर, सुनो ये कहानी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी इसका हम थोड़ा लास्ट वाला पार्ट बता रहे हैं, फिर इसका पूर्व भाग बताएंगे। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी पंत, वाईडी जिसका फुल फॉर्म यशोधर बाबू, शॉर्ट में उनको वाईडी कहते थे, वाईडी पंत, पूरा नाम था उनका यशोधर पंत। क्या करते थे? एक ऑफिस में काम किया करते थे। यशोधर बाबू एक ऑफिस में काम किया करते थे। तो काम करते हुए पंत जी ने, यानी यशोधर बाबू पंत जी ने आखिरी फाइल का, अब ऑफिस में कार्य करते थे तो कई प्रकार की फाइल देख रेख करना पड़ती, कई प्रकार का कार्य उन्हें करना पड़ता, तो पूरे दिन काम किया होगा और जब छुट्टी का वक्त होने वाला है तो जो आखिरी फाइल जिस पर काम कर रहे थे उस फाइल का लाल फीता बांध दिया, यानी कि उस फाइल को कंप्लीट करके रख दिया सुरक्षित, और फिर निगाह मेज से उठाई। अच्छा, कुर्सी में बैठते थे, सामने टेबल लगी रहती, वहां पर फाइलों पर काम किया करते। जब काम कर लिया सभी फाइलों पर तो उन्होंने अपनी थोड़ी निगाह ऊंचाई की ओर दौड़ाई। दीवार में एक घड़ी लगी हुई थी उनके ऑफिस में, तो उठाई। तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी, सुनना कितना समय बजा रही थी उस समय, 5:25 बजा रही थी। वो दीवार में लगी हुई घड़ी 5:25 उस समय बता रही थी जब उन्होंने कार्य समाप्त किया। उस दीवार घड़ी को देखा और अपने हाथ में एक घड़ी पहने थे, यानी कि वॉच पहने हुए थे, तो अपनी कलाई घड़ी में उन्होंने नजर दौड़ाई, उसमें 5:30 बज गए थे। यानी कि जो ऑफिस में दीवार घड़ी लगी हुई थी उसमें उस समय 5:25 था, और वो जो अपने हाथ पर घड़ी पहने हुए थे उसमें 5:30 बज रहे थे। अब दोनों घड़ी का अंतर, यानी कि दीवार घड़ी का और हाथ वाली घड़ी का। अच्छा, एक आदत और सुन लीजिए वाईडी पंत की, यशोधर बाबू पंत की। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते थे, यानी कि समाचार सुनने के बहुत शौकीन थे। तो उनकी आदत थी कि प्रतिदिन जैसे समाचार आ रहे, कितने बजे शुरू हुए, कितने बजे समाप्त हुए, उस समाचार के अनुसार वो अपनी घड़ी को रोजाना मिलाया करते थे, रोज मिला लेते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऑफिस वाली घड़ी जो दीवार में लगी हुई है ये ही शायद सुस्त हो गई है, मेरी घड़ी तो बिल्कुल सही है, ये मेरी घड़ी सही समय दे रही है, सिर्फ दीवार की घड़ी लगता है कि सुस्त हो गई है। तो क्या किया उन्होंने, जो फाइल जिस पर काम कर रहे थे, फाइल आउट ट्रे में डाल करके उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली। मातहत माने
जो उनके नीचे कार्य करने वाले वर्कर थे उस कंपनी में, उस उनके कार्यालय में जो उनके नीचे कार्य करने वाले मातहत थे उन पर भी नजर डाली। उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते थे वो लोग, यानी कि ये अब ऑफिसर बन गए थे वाईडी पंत। अब इनके नीचे जो काम करने वाले थे, वैसे उनकी छुट्टी 5 बजे हो जाया करती थी, लेकिन उनका क्या है, जब हमारे ऑफिसर नहीं जा रहे, जिनके नीचे हम काम कर रहे वो हमारे अधिकारी ही अपने घर नहीं जा रहे, तो हम लोग कैसे जाए, पहले तो वो निकल जाए तब हम जाए। तो यशोधर बाबू के कारण उनके नीचे कार्य करने वाले वर्कर्स को भी रुकना पड़ता था। लेकिन एक आदत यशोधर बाबू की थी, दिन भर कार्य करते रहे, सुबह से शाम तक कार्य किया, दिन भर की थकान हो जाती, तो उस थकान को दूर करने के लिए उनकी एक आदत थी, चलते चलते जूनियरों से, जूनियर जो उनके नीचे कार्य करने वाले, ये सीनियर थे, इनके नीचे जो जूनियर थे, कोई मनोरंजक बात कर, कोई ऐसी मनोरंजक बात कर देते थे जिसमें सभी को हंसी आ जाती थी, जिससे दिन भर की थकान थोड़ी दूर हो जाए। तो थकान दूर करने के लिए उनकी आदत थी कि घर जाते वक्त कोई ऐसी मनोरंजक बात छेड़ देते जिससे सभी खिलखिला करके हंस पड़ते और उनकी थोड़ी स्फूर्ति आ जाती, सारी थकान दूर हो जाती। यानी कि दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की जो ये कृष्णानंद किसंदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, इस किताब में एक नाम आया है कृष्णानंद पांडे, जिनको शॉर्ट में किसंदा कह करके पुकारा करते थे। अब ये किसंदा कौन थे, ध्यान से सुन लेना। किसंदा यशोधर बाबू इनके गुरु आप मान लीजिए कि गुरु थे, यानी कि जब घर परिवार से ये निकल आए, नौकरी की तलाश में किसी ने जब सहारा नहीं दिया, तो इन किसंदा ने ही, यानी कि इनका जिनका पूरा नाम था कृष्णानंद पांडे, इन्होंने ही इनको सहारा दिया, अपने यहाँ कार्य पर लगाया और धीरे धीरे इन्हें बाबू भी बना दिया अपने कार्यालय में। तो जो भी उन्होंने गुण सीखे, जितनी भी परंपराओं का निर्वहन यशोधर बाबू ने किया, सब समावेश किसका था, कृष्णानंद पांडे जी का। यानी कि सभी गुण उन्होंने कृष्णानंद पांडे के धीरे धीरे सीख लिए। जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है, और सच्चा शिष्य वही होता है कि जो गुरु की बताई हुई बातों का अनुकरण करे, उसका अनुसरण करे। तो ये सच्चे शिष्य उनके माने गए। वैसे तो उन्होंने, कृष्णानंद पांडे जी ने बहुत सारे लोगों को नौकरियां दिलवाई, अपने नीचे कार्य पर रख लिया, बहुत लोगों का सहारा बने, लेकिन सबसे सच्चा शिष्य जो उनका माना गया यही थे यशोधर बाबू, जिन्होंने जो चीज उन्होंने बताई उसको हूबहू अक्षरतः सत्य मानते हुए अपने जीवन में उसको धारण किया। तो ऐसे ही अब कृष्णानंद पांडे वो तो खत्म हो गए थे, लेकिन उनकी बात को याद करते हैं यशोधर बाबू कि मैंने भी ये जो परंपरा, दिन भर का कार्य करके थकान दूर हमारी हो जाए, तो इसके लिए हमारे गुरु, हमारे बड़े भाई, कुछ भी उनको मान लें, जो कृष्णानंद पांडे जी थे, उनसे हमें वो परंपरा भी विरासत में मिली कि दिन भर की थकान को दूर करने के लिए थोड़ा मनोरंजन भी आवश्यक है, थोड़ी हंसी मजाक की बातें भी आवश्यक हैं। तो कृष्णानंद पांडे से उन्हें ये परंपरा विरासत में मिली थी। तो उसी का पालन करते हुए उस दिन वो ऑफिस में काम कर रहे थे, 5:30 बज रहे थे दीवार घड़ी में। तो देखा कि चलो हम थोड़ी अब दिन भर की थकान दूर कर लें, तो उन्होंने अपने नीचे काम करने वाले सभी कामगारों से उन्होंने कहा, अरे भाई लोगों सुनना ध्यान से। अब उनकी क्या आदत थी, आप लोगों की देखा देखी ये सेक्शन की घड़ी भी शायद सुस्त हो गई है, जैसे आप लोग थोड़ी सुस्त हो गए हैं, ढीले हो गए, लगता है आपकी घड़ी भी थोड़ी सुस्त हो गई है। बताओ तो इसमें 5:25 है और मेरी स्पेशल घड़ी जो मैं हाथ में पहने हूं इसमें 5:30 बजे है। आप लोगों को देखते देखते ये दीवार की घड़ी है सुस्त हो गई है शायद। हंसी मजाक में उन्होंने कहा सीधे। अच्छा, जब ये बात सुनी, उनके नीचे कई वर्कर्स काम करते थे, कई कार्यालय में कई लोग और नीचे पद पर काम किया करते थे, तो सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे, एक नया छोकरा आया था, नया लड़का, उसका अपॉइंटमेंट हुआ था, उसकी नियुक्ति उस कार्यालय में हुई थी अभी कुछ समय पहले। तो वो जो नया वो छोकरा आया था, तो उसका नाम था चड्ढा नाम था उस व्यक्ति का, जो नई नौकरी प्राप्त की थी। उनने कहा कि चलो हमारे गुरुजी, हमारे ऑफिसर हमसे हंसी मजाक कर रहे हैं, हमको सुस्त कह रहे हैं कि आपको देख के ये घड़ी सुस्त हो गई। तो उन्होंने क्या कहा, चड्ढा ने कहा, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को। अच्छा, चड्ढा जो लड़का आया था उसके पहनावा कुछ अलग था, ऊंची एड़ी वाली
जैसे लड़कियां सैंडल पहनती है ऊंची एड़ी की, तो ऊंची एड़ी वाले वो जूते पहना करता था जिसकी हील ऊंची हो थोड़ा। और जो अपने जैसे पजामा पहनते हैं लोग बाग, तो मोहरी जिसकी चौड़ी हो, चौड़ी मोहरी वाली पतलून पहना करता था वो। तो जब इसकी वेशभूषा यशोधर बाबू देखा करते तो उनको वो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता। अच्छा, थोड़ी बदतमीजी सी की उसने, यानी कि चड्ढा जो छोकरा था, क्या बोला, एज यूजुअल बोला। तुरंत उसी समय लगातार वो बोलता है, बड़े बाबू। अब उनको प्रेम था, सभी लोग उनसे यशोधर बाबू से प्रेम करते थे। तो जो नया नियुक्ति पाया हुआ वो छोकरा चड्ढा था, उसने कहा अपने ऑफिसर से यानी यशोधर बाबू से, वाईडी पंत से, कि बड़े बाबू आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है। चूनेदानी, अब चूनादानी क्या कहलाती है, जैसे तंबाकू लोग बाग खाते हैं तो एक चूना की डिबिया रखते हैं, चूना की डिबिया जिसमें चूना रखा जाता है उसको चूनेदानी। अब यहाँ चूनेदानी किसको कह रहे, सुनना ध्यान से। कहा कि बड़े बाबू आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है कि नहीं। अब चूनेदानी किसको कहा, यानी यशोधर बाबू जो हाथ में घड़ी पहनते थे उस घड़ी की ओर इशारा करते हुए, यानी कि उनकी घड़ी को चूनेदानी कह दिया उस चड्ढा ने। कहा कि आपकी चूनेदानी का क्या हाल है, अरे वक्त सही देती है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपकी ये चूनेदानी गड़बड़ हो गई हो, ये गलत समय देना इसने शुरू कर दिया हो। पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया कि मैं इसका ऑफिसर हूं, बताओ तो मुझसे कैसे बातें कर रहा है, हमारी घड़ी को, हमारी स्पेशल हाथ वाली घड़ी को ये चूनेदानी बोल रहा है। तो उसकी धृष्टता को थोड़ा अनदेखा कर दिया, अरे नया लड़का है, चलो कह दिया तो कह दिया, अनदेखा किया। और बोले चड्ढा से, क्या बोलते हैं यशोधर बाबू, अरे भाई तुम क्या बात करते हो, ये मेरी जिसको तुम चूनेदानी बोलते हो ना, ये मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, यानी एक भी मिनट गड़बड़ नहीं कर सकती समय का, यानी कि मिनट टू मिनट बिल्कुल सही समय देती है मेरी ये चूनेदानी जिसको तुम बोल रहे हो, मेरी ये हाथ वाली घड़ी। अब चड्ढा ने थोड़ी और उसको मजाक करने की सोची कि चलो हम अपने ऑफिसर साहब से, वाईडी पंत जी से, अपने अधिकारी से थोड़ा सा और हंसी मजाक कर ले। उन्होंने कहा कि अच्छा, बिल्कुल राइट समय देती है आपकी ये चूनेदानी। तो चड्ढा उनके पास आया, यशोधर बाबू के पास में आता है और कुछ धृष्ट होकर के थोड़ी और उद्दंड सा बनते हुए पंत जी की कलाई उसने थाम ली, उनका हाथ पकड़ लिया पंत जी का, जिस हाथ में वो घड़ी पहनते थे उसी हाथ को उन्होंने पकड़ लिया। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया था। अच्छा, जो यशोधर बाबू थे जिनका हाथ पकड़ा था, अब उनकी वृद्धावस्था आ रही थी, बुढ़ापा आने वाला था, तो वो सब चीजें उन्होंने कि चलो हाथ पकड़ लिया, जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसा ये भी है, ऑफिस में काम करते हैं। नहीं तो कोई आजकल का ऑफिसर होता कि बताओ तो मेरे नीचे काम करने वाले मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, गुस्सा आ जाती। तो न कोई गुस्सा नहीं, गुस्सा का भाव उनके हृदय से दूर जा चुका था। तो इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया था। मन ही मन, अब जहां से उन्होंने हाथ पकड़ा चड्ढा ने उनका, वो घड़ी की ओर इशारा की आपकी चूनेदानी ये सही समय दे रही कि नहीं, अब मन ही मन वो किन्हीं ख्यालों में खो गए, पुरानी यादों में खो गए। वो मन ही मन उस जमाने की याद करते हैं चले गए कि ये मुझे चूनेदानी जिसको कह रहा है ये कहां से मुझे प्राप्त हुई थी, क्या है ये, यानी कि पुराने जमाने की याद में खो गए वो। जब दफ्तर में वह किसंदा को भाई नहीं साहब कहते थे, यानी कि एक ये लड़का है बताओ तो मेरा उपहास करता है, और जब मेरे गुरु यानी कृष्णानंद पांडे जिन्होंने मुझे नौकरी दी थी, जब वो काम करते थे मैं उनके नीचे कार्य करता था, तो उनको मैंने क्या हमेशा अपना बड़ा भाई नहीं साहब कहते, बड़ा भाई भी माना और साहब भी माना, समझते थे उनको। तो जब उसने हाथ पकड़ लिया चड्ढा ने, तो घड़ी की ओर देख करके वह बोला, कौन बोलता है, चड्ढा बोलता है, अभी पकड़ लिया उसने हाथ, अब उसी घड़ी की ओर इशारा करते हुए वो चड्ढा फिर से बोलता है, अरे बड़े बाबू मुझे तो लगता है कि आपकी ये जो चूनेदानी है ना जिसको ये हाथ में पहने हुआ, बाबा आदम के जमाने की मालूम होती है, बाबा आदम के, लगता है कि इसको तो बहुत समय हो गया, व्यतीत हो गया, जाने कब की घड़ी आप पहने हो ये, मुझे तो बाबा आदम के जमाने की मालूम होती है। अरे बड़े बाबू एक बात मैं एक सलाह दूं आपको, पूछा तो क्या बोलते हैं, अरे अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी डिजिटल ले लो, जापानी घड़ियां आने लगी, एक में एक स्पेशल नई नई घड़ियां बाजार में, वो ले लो, इस चूनेदानी को अलग करो, अरे बहुत सस्ती भी मिल जाती हैं आजकल घड़ियां, डिजिटल घड़ियां, तो वो खरीद लो। तो जहां से उसने कहा कि ये चूनेदानी यानी कि ये हाथ वाली घड़ी फेंक दो और एक डिजिटल जापानी घड़ी बाजार से ले लो, तो मैं थोड़ा नाराज हो गया, ये क्या बात करता है। सुनो भाई चड्ढा,
क्या कहते हो कि ये मैं घड़ी फेंक दूं? जानते हो ये क्या है, मेरे लिए कितनी कीमती है? हाँ बताओ बड़े बाबू, कितनी कीमती है ये आपके लिए? सुनो, यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, मेरी शादी की घड़ी है ये। शादी में मुझे गिफ्ट में मिली थी ये घड़ी। हम पुरानी चाल के हैं, हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की है, कोई बात नहीं, हम कौन नए हैं, हम भी पुरानी चाल के हो गए और हमारी घड़ी भी अभी पुरानी ही चाल की है, चलने दो, हमें कोई नई जापानी घड़ी नहीं लेना। अरे यही बहुत है, सुनो, आजकल की घड़ियों की अपेक्षा यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, बिल्कुल राइट टाइम, मिनट टू मिनट सही समय देती है। क्यों, कैसी रही, कैसा लगा मेरा जवाब अब सुनने में, बताओ चड्ढा? तो ये नहले पे दहला फेंकने की आदत, यानी कि उसने 2 शब्द कहे और यशोधर बाबू ने 4 शब्द सुना दिए, यानी कि नहले पे दहला फेंकने की आदत भी यशोधर बाबू ने अपने गुरु, अपने बड़े भाई जिनको मानते थे कृष्णानंद पांडे, उन्हीं से ये परंपराएं भी उनको विरासत में मिली। यानी कि जितने भी इनके पास आज गुण हैं यशोधर बाबू के, वो सब गुण उन्होंने किससे सीखे? कृष्णानंद पांडे से, अपने गुरु से, किसनदा से। अच्छा, इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ने की परंपरा थी। अब वो कुछ पुरानी बातों को याद करते हैं यशोधर बाबू। रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। कभी यशोधर बाबू रैमजे, अल्मोड़ा में एक रैमजे नाम का स्कूल है, वहां उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किसानदा के, जैसे हमारे स्कूल में थी ये हंसी मजाक करने की परंपरा, ऐसे ही हमारे गुरु जो किसनदा थे, जिनके क्वार्टर में हम रहते थे, उनकी भी आदत कुछ हंसी मजाक करने की थी। वही परंपरा आज हमारे ऑफिस में भी बनी हुई है। तो ऐसी ही परंपरा किसनदा के क्वार्टर में भी थी। अब देखना किसनदा के यहाँ कैसे आए थे वो, समझना ध्यान से। जहां रोजी रोटी की तलाश में, अब अपने पूर्व काल में वो खो गए, पुराने ख्यालों में खो गए कि किसनदा जिन्होंने मुझे आज में जहां पर जिस कार्यालय में मैं काम करता हूं, ये मेरे गुरु का दिया हुआ है। नहीं तो मुझ जैसे अनाथ असहाय कि घर के लोगों ने भी मेरा उतना साथ नहीं दिया जितना किसनदा ने दिया, कौन पूछता है। तो जहां मैं रोजी रोटी की तलाश में आया था, तो यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक, मैं मैट्रिक पास करके ही आया था, तो मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी मेरे गुरु किसनदा ने मुझे शरण दी थी, सिर्फ मैं मैट्रिक पास करके चला आया था। मेरी उम्र भी अभी नौकरी के लायक नहीं थी। जानते हैं कि एक सीमित आयु होती है, कितने वर्ष के बाद उसकी नौकरी लगे, नौकरी के लिए भी एक निश्चित आयु। तो मेरी उम्र भी नौकरी के लायक नहीं थी, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे शरण दी। मेरे बड़े भाई जिनको मैं मानता हूं किसनदा, उन्होंने मुझे सहारा दिया। किसनदा, अच्छा किसनदा के बारे में थोड़ा सा सुन लो। किसनदा जो व्यक्ति थे, किसनदा कुंवारे थे, उनने शादी नहीं की, उनकी शादी नहीं हुई थी, ना उन्होंने कभी जीवन पर्यंत शादी की। किसनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़कों को ठीक ठिकाने होने के पहले ही उनके यहाँ रह जाते थे। अच्छा, कुंवारे थे, शादी तो इनकी थी नहीं, लड़के बच्चे इनके थी नहीं, तो कहीं भी कोई पहाड़ी इलाके के कोई बच्चे आ जाते असहाय बन करके कि हमें भाई सहारा चाहिए, हमारे कोई नहीं है आगे पीछे, तो जाने कितने पहाड़ी बच्चों को इन्होंने सहारा दिया, अपने यहाँ काम पर लगवाया, कई लोगों का सहारा वो बने, इनके यहाँ वो रह जाते थे। तो ऐसे ही मैं अल्मोड़ा से मैट्रिक पास करके रैमजे स्कूल से जब मैं इनके पास पहल आया था, तो वहां उन्होंने, जब मैंने अपनी स्थिति बताई, अपने बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे भी सहारा दिया। मैस जैसी थी। अच्छा, उनका यहाँ रसोई कैसा था, मैस, कि जितने लड़के काम किया करते सब आपस में सब्जी तरकारी वगैरह रसोई का सामान लाते, तो इकट्ठा होकर के सब लोग एक साथ बनाते थे, खाते थे। ये उनके यहाँ ऐसी रसोई चलती थी, ऐसी मैस चलती थी। कैसी कि मिलकर लाओ, पकाओ और खाओ। अच्छा, यशोधर बाबू, अब यशोधर बाबू यानी कि वाईडी पंत, यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे नौकरी की तलाश में किसनदा के पास में, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। सरकारी नौकरी में जितनी लगना चाहिए जितनी उम्र में, उनकी अभी उम्र कम थी यशोधर बाबू की। कोशिश करने पर भी, काफी प्रयास भी उन्होंने किया, पर बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके, क्योंकि छोटे बच्चों को नौकरी पर रखना भी ये खतरनाक है, सही नहीं है। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, बच्चे काम पर जा रहे हैं,
अभी उनकी उम्र नहीं हुई, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में कार्य पकड़ा दिया जाता है, काम करने के लिए विवश होते हैं, पेट की भूख मिटाने के लिए चले जा रहे, कोहरा है लेकिन चले जा रहे काम की तलाश में कि कहीं कुछ ना कुछ मिल जाए। तो यही है। तो मुझे काम नहीं मिला, मेरी उम्र कम थी सर्विस के हिसाब से, तब किसनदा ने मेरी व्यवस्था को देखते हुए क्या कुछ काम दे दिया, थोड़ा सा उन्हें मैस में का रसोईया बनाकर रख दिया कि चलो भाई आप परेशान हो तो हमारे यहाँ बने रहो, इतने पहाड़ी बच्चे हैं चलो तुम भी बने रहो, इनके साथ में थोड़ा हाथ बटा लिया करो, खाना पीना बनवाने में सहयोग कर दिया करो। तो मुझे रसोईया का पद उन्होंने दे दिया। यहाँ नहीं, उन्होंने यशोधर को उन्होंने कहा कि भाई तू परेशान होकर के अपने घर से आया है, अब जैसे नौकरी में 1 महीने के बाद सैलरी मिलती है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने यशोधर को 50 रुपए उधार भी दे दिए कि चलो तुम्हारा समझो महीने भर का खर्च ये है, 50 रुपए पहले तुम रख लो, है कि नहीं, तुम्हें कोई जरूरत हो तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ये उन्होंने उधार दे दिए, वह अपने लिए कपड़े बनवा सके। देखो तुम्हारे पुराने कपड़े हैं, चलो इन 50 रुपयों से, पहले सस्ता जमाना था, कपड़े बनवा लेना, गांव में भी थोड़ा पैसा भेज देना, अगर तुम्हारे घर में माता पिता हो, बड़े भाई बहन कोई हो, अब तुम घर छोड़ करके आ गए, वो चिंतित ना हो कि हमारा भाई गया, हमारा बेटा गया, जाने कहाँ गया होगा, किस स्थिति में होगा, उन्हें भी संतुष्टि हो जाए। इसलिए हम तुम्हें 50 रुपए देते हैं, अपने कपड़े बनवा लो और कुछ पैसे बचत करके अपने घर भी भेज दो। आज मैं, यशोधर बाबू वर्णन करते हैं कि आज मैं इन्हीं किसनदार ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई। जब मेरी उम्र सर्विस के लायक हो गई तो मुझे अपने नीचे पद पर इन्होंने कार्य दे दिया, मेरी नौकरी लगवा दी और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया कि ऑफिस में कैसे कार्य किया जाता है, यानी कि पूरा मार्गदर्शन उन्होंने यहाँ पर दिया। इसी के साथ अभी आपका पाठ ये यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो डालेंगे अगले दिन, यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।